हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 24 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 24 मार्च 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए करते हैं क्विकली रिविजन कल के करंट अफेयर का। पहले एक्सेलरेटिंग चेंज, इस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया 22 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। और स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। रायबरेली में स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके रानी रामपाल के नाम पर किया जाएगा। ये पूर्व भारतीय कैप्टन हैं महिला हॉकी टीम की। मर्लिन ग्रुप ने अभी हाल ही में कोलकाता पश्चिम बंगाल में सॉल्ट लेक में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने की घोषणा की है। और अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार रणवीर सिंह ये भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं। विराट कोहली को 5 वर्षों के बाद किसी ने पीछे किया है। स्टारबक्स के नए सीईओ बन गए हैं लक्ष्मण नरसिम्हन, ये भी भारतीय मूल के ही हैं। पंकज आडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीत लिया है। इनका ये 9वां खिताब था। और अभी ओडिशा राज्य सरकार ने गंधमर्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल या कहें कि एक BHS बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। और अभी हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा AIS ऐप लॉन्च किया गया। 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिन स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड मिला है आसिफ शेख को, जो कि नेपाली क्रिकेटर हैं, बैट्समैन हैं, विकेट कीपर हैं। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट अभी आई और इसमें बताया गया सेल्फ मेड बिलियनियर्स कौन कौन है। और इस मामले में भारत है तीसरे स्थान पर। टॉप पर चाइना है, चाइना में सबसे ज्यादा सेल्फ मेड बिलियनियर है। सेकंड पर है USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और थर्ड पर है इंडिया। फोर्थ पर है UK। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इंडिया रैंक थर्ड। और देखो यहाँ पर एक चीज समझिएगा आप, ये सेल्फ मेड बिलियनियर की बात की जा रही है, यानी बिलियनियर की बात तो की जा रही है लेकिन ऐसे बिलियनियर जो अडानी वाले हों, अंबानी वाले नहीं। मतलब समझे आप, जैसे मुकेश अंबानी हैं तो ये पहले अरबपति नहीं बने थे, इनके पिताजी पहले ही इनसे अरबपति थे, यानी कि उन्होंने ही विरासत बनाई थी, उसके बाद मुकेश अंबानी आए। लेकिन गौतम अडानी के केस में इन्होंने खुद से अपना एम्पायर खड़ा किया। ऐसे ऐसे ही जैसे नायका की हो गई फाल्गुनी नायर, इन्होंने भी खुद से ही एम्पायर खड़ा किया है। जैसे बायोकॉन की हो गई किरण मजूमदार था, ठीक है। ऐसे ऐसे ही की बात की जा रही है। अभी यहीं पर रोशनी नादर मल्होत्रा हैं, ये नहीं रहेंगी, कही जाएंगे क्यों? क्योंकि इनके जो पिताजी हैं शिव नादर, उन्होंने सबसे पहले HCL की स्थापना की और उसके बाद उनकी बेटी बनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बिलियनियर जो सेल्फ मेड हो, उनकी ये लिस्ट है। तो ऐसे में भारत में टोटल संख्या है 105 की। 105 सेल्फ मेड बिलियनियर है भारत में। चाइना में 891 है, USA में 496 है, UK में 99 और रूस में 70 है। ठीक, ये रिपोर्ट जारी कौन किया? हुरून के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। अगला, हाल ही में 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 23 मार्च को दोस्तों दो महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। एक तो मनाया जाता है शहीद दिवस, एक मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। इसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। शहीद दिवस के बारे में जानिए। अब शहीद दिवस भी भारत में दो टाइप से मनाया जाता है, 2 बार मनाया जाता है। एक तो मनाया जाता है ये 23 मार्च को और एक मनाया जाता है 30 जनवरी को, ठीक है। दोनों का अलग अलग रीजन है। 23 मार्च को भगत सिंह जी, सुखदेव थापर जी और शिवराम राजगुरु जी की याद में मनाया जाता है, क्योंकि इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। और 30 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 30 मार्च 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम विनायक गोडसे के द्वारा। तो ये दोनों रीजन अलग अलग है। अभी ये 23 मार्च वाला हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, 30 जनवरी को भी मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये शहीद दिवस इन तीनों वीर क्रांतिकारियों की याद में मनाया जाता है। क्यों इनको फांसी दिया गया? तो दोस्तों लाला लाजपत राय जी की आपको याद होगा जब गो बैक साइमन कमीशन करके इन्होंने ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो लाठी चार्ज हो गया था और लाठी के अटैक से इनकी हत्या हो गई थी। और इसी हत्या का बदला लेने के लिए 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में जाकर के भगत सिंह ने बम फेंक दिया था। हालांकि खाली स्थान पर फेंका था बम और उसके बाद अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया था उन्होंने, ठीक है। तो फिर इसी वजह से इनको फांसी दिया गया था और इस फांसी की याद में, इनकी शहादत की याद में शहीद दिवस मनाते हैं हम लोग, ठीक। मार्च महीने की ये महत्वपूर्ण दिवस
आज हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि कल किए थे। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार ने किस राज्य में अंबेडकर जी को समर्पित स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। ये महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया जाएगा। देखिए कुछ यहाँ पर आर्टिकल है आपके सामने बिजनेस स्टैंडर्ड का। स्टैचू ऑफ नॉलेज का स्थापना किया जाएगा और ये उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर यानी कि 14 अप्रैल को ये उद्घाटन किया जाएगा। हालांकि समारोह एक दिन पहले से ही शुरू हो जाएगा, 13 अप्रैल से ही यहाँ पर समारोह शुरू हो जाएगा। तो महाराष्ट्र के लातूर शहर में बाबा साहब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। इसको बनाया है अक्षय हल्के ने। मुख्य कलाकार हैं या कहें मूर्तिकार हैं। मूर्तिकार से याद आया, अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तुकला या कहें कि वास्तुकारों को दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, तो आप बताएंगे प्रियजकर पुरस्कार। प्रियजकर पुरस्कार होता है। और अभी किसे दिया गया है? अभी चिप्परफील्ड को दिया गया है। चिप्परफील्ड को, ठीक है, डेविड चिप्परफील्ड हैं, उनको दिया गया है इस वर्ष का प्रित्जकर पुरस्कार। अभी कुछ दिन पहले ही आया था क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था। एक और मूर्तिकार का नाम याद रखिएगा, भारत में है, बहुत ही फेमस मूर्तिकार, नाम है राम वी सुतार। क्या नाम है? राम वी सुतार। ये भारत में बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियों के रचनाकार हैं और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसको भी इन्होंने ही डिजाइन किया था। आगे बढ़ते हैं। भारत ने कब तक ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप का निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार ने 2030 तक ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप निर्माण का लक्ष्य रखा है। भारत चाहता है कि जो शिप है उसको निर्माण करने का जो प्रोसेस है इसको ग्लोबलाइज किया जाए और दूसरा चीज इसको ग्रीन यानी कि हरित किया जाए। हरित बोले तो जो यानी कि इसमें जो भी फ्यूल यूज हो, जो भी ईंधन यूज हो, वो कार्बन एमिशन से मुक्त हो। ठीक है, यहाँ पर आप इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल भी देख पाओगे, इंडिया आइज बिकमिंग ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बिल्डिंग बाय 2030। मतलब इंडिया चाहता है कि ये एक ग्लोबल हब बन जाए, दुनिया भर के लोग अपने अपने शिप का भी निर्माण करवाने के लिए भारत से संपर्क करें। और भारत किस प्रकार से निर्माण करेगा? बाय रिन्यूएबल एनर्जी, जिससे कार्बन का एमिशन भी कम से कम हो। तो भारत ने इसके लिए ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम यानी GTTP शुरू किया है। और GTTP जो होगा ये ग्रीन हाइब्रिड प्रोपल्सन सिस्टम पर चलेगा, जहां पर मेथेनॉल का यूज किया जाएगा ईंधन के रूप में, अमोनिया का, हाइड्रोजन का, इन सब जैसे जो ऑब्जेक्टिव जो फ्यूल्स हैं इनका यूज किया जाएगा डीजल, पेट्रोल या बाकी चीजों की स्थान पर। तो भारत ग्लोबल हब बन सकता है फॉर ग्रीन शिपिंग निर्माण के लिए, प्रोडक्शन के लिए 2030 तक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि केरल सरकार भी दोस्तों ये जो भारत के नागरिक सम्मान होते हैं ना, उसी तर्ज पर अपना नागरिक सम्मान शुरू किया है, जिसके तहत केरल ज्योति, केरल प्रभा और केरल श्री पुरस्कार दिया करता है। तो यहाँ पर केरल ज्योति से सम्मानित किए गए हैं MT वासुदेवन। केरल ज्योति जो है ये केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है केरल का। जैसे भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पूछा जाए तो भारत रत्न बताएंगे। उसके बाद 3 पद्म पुरस्कार होते हैं भारत में, कौन कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, तो भारत सरकार जो केंद्र सरकार देती है उसके तो 4 सिविलियन अवार्ड है, जिसमें भारत रत्न सबसे बड़ा है। यहाँ पर केरल सरकार जो दे रहा है इसके 3 सिविलियन अवार्ड हैं, केरल ज्योति, केरल प्रभा और केरल श्री। ऐसे ही मैंने असम के बारे में भी बताया था आपको, असम में भी 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें मैंने अभी आपको रिवीजन पॉइंट में कल या परसों बताया था कि वैभव रत्न जो है, असम वैभव रत्न, वो मिला था रतन टाटा जी को। ठीक है, रिवाइज कराया था कि नहीं? वो भी होता है, यही असम के द्वारा वो दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे केरला गवर्नर ने ये अवार्ड प्रेजेंट किया है। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जी, इन्होंने सभी को दिया है ये अवार्ड, ये तीनों कैटेगरी में। तो देखो केरल ज्योति पुरस्कार से केवल 1 विजेता है MT वासुदेवन नायर, और केरल प्रभा से 3 विजेता हैं। कौन कौन? अभिनेता है ममूटी, पूर्व IAS T माधव मेनन, लेखक ओमचरी NN पिल्लई। और केरल श्री पुरस्कार से 6 विजेता हैं, परमेश्वरन, गोपीनाथ मुथुकड़, कनाई कुनी रामन, इसके अलावा चिटिला पिल्ली, वैनकोम विजयलक्ष्मी और सत्यभामा दास बीजू। ओके, अगला देखते हैं। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा किसे विश्व स्तर पर सबसे लोकप्रिय कलाकार नामित किया गया? तो विश्व के सबसे पॉपुलर कलाकार बन गए हैं दोस्तों द वीकेंड। द वीकेंड आप ये मत समझिएगा कि किसी का टाइटल है, मतलब कोई सॉन्ग का नाम है या कोई बैंड का नाम है, ये एक व्यक्ति का नाम है द वीकेंड। और इसकी स्पेलिंग भी कुछ इस प्रकार से, ये हैं ये महानुभाव,
ये कनाडा की सिंगर हैं द वीकेंड, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनके नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है दुनिया के मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट के नाम। ठीक है, तो ये दुनिया के सबसे मोस्ट पॉपुलर बन गए हैं, कनाडा के मशहूर गायक है। इनका रियल नाम है एबेल मैकनन टेस्फाए। तो द वीकेंड के नाम से मशहूर हैं और द वीकेंड के नाम से इन्हें दुनिया जानती है। आगे देखते हैं, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत पहले स्थान पर कौन है? भारत में पहले स्थान पर कौन है? तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत में पहले स्थान पर है आईआईटी बॉम्बे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अभी जारी की गई है, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज को इसमें लिस्टेड किया गया है और हर बार की तरह इसमें वही टॉप 3 रैंक है, यानी कि टॉप पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका का है, मिट नहीं MIT। ठीक है, इसके बाद ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ये तीसरे पर है। भारत में टॉप 3 इंस्टीट्यूट की बात करें तो IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, ये 155वें स्थान पर है ओवरऑल रैंक में और भारत में है टॉप पर। सेकंड पर IIT बॉम्बे है, 172वें स्थान पर है ओवरऑल रैंक, और थर्ड पर है IIT दिल्ली जिसकी ओवरऑल रैंक है 174। इस बार देखो इसमें IIT मद्रास का स्थान नहीं है। फिलहाल यहां पर देखो हम लोग बात कर रहे थे कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत में पहला स्थान, तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में देखो IIT बॉम्बे है क्योंकि ये तो IIT संस्थान है और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में बॉम्बे है टॉप पर और भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज ये हैं। इस हिसाब से पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, क्यूएस के द्वारा ये जारी किया जाता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इस बार इसका 13वां संस्करण था। अगला है, हाल ही में किसने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉल बिफोर यू डिग नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप क्या काम करेगा? जो अवैध खुदाई होती है या फिर कभी कभी ऐसी खुदाई हो जाती है जिसमें परमिशन नहीं रहता है, कोई असंगठित खुदाई होती है, इसको सबको रोकने में ये ऐप मदद करेगा। अब इससे होगा ये कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स बिछी रहती हैं जिनकी वजह से बहुत सारे चीजें डिपेंड करती हैं, बहुत सारा कम्युनिकेशन बाधित हो जाता है कभी कभी, उन सबको नुकसान को बचाया जा सकेगा। ठीक है, भूमिगत संपत्ति के नुकसान को बचाया जा सकेगा। होता क्या है कि इंडिया में रोड सिस्टम ऐसा है कि पहले रोड बिछा देंगे और रोड बना देंगे, उसके बाद फिर उसकी खुदाई करेंगे, कहेंगे अभी पाइप तो डाले ही नहीं नीचे, ठीक है, वाटर सप्लाई करनी है, फिर उसको खोद करके फिर उसमें वाटर सप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर उसकी खुदाई करेंगे, उसके बाद कहेंगे अभी ऑप्टिकल फाइबर तो डाले नहीं, इस बार ऑप्टिकल फाइबर डालेंगे। तो ऐसे में वो बनी तो रहती है नई सड़क लेकिन फिर से हो जाती है पुरानी। तो ये तो इंडिया है फिलहाल, यहाँ तो ये होता है कि यहाँ खुदा है वहां खुदा है, जहां नहीं खुदा है वहां कल खुदेगा। तो इन सबको रोकने के लिए कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिससे असंगठित खुदाई को रोका जा सके। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये भारत के दूरसंचार विभाग और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा विकसित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों, मेट्रियोलॉजिकल डे। ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 23 मार्च को, इस बार भी 23 मार्च को मनाया गया। ये दिवस मौसम विज्ञान के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है कि मौसम कैसा रहेगा, मौसम को कैसे कैलकुलेट किया जाए और मौसम को कैसे प्रिडिक्ट किया जाए। ठीक है, मौसम को प्रिडिक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बहुत सारे किसानों की जीविकाएं निर्भर करती हैं, फसलें निर्भर करती हैं, डिपेंड करती हैं, और बहुत सारे इवेंट्स भी डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टूर्नामेंट हो गया, कोई गेम हो गया, कुछ भी, बहुत सारी चीजें होती हैं। हालांकि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी विकसित होते होते आज के समय ऐसा भी हो गया है कि कहीं पर कृत्रिम वर्षा कराई जा सकती है या फिर बारिश को कहीं और टाला जा सकता है, या कहीं बादल जा रहा है तो उसको और पहले ही बारिश कराया जा सकता है जिससे वहां तक वो बादल ना पहुंचने पाए क्योंकि वहां पर इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ये सब इसी वजह से हो पाया है पॉसिबल क्योंकि विश्व मौसम विज्ञान के बारे में अवेयरनेस धीरे धीरे फैलती जा रही है। तो ये दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई थी 1961 से, तब से ये अवेयरनेस फैलाई जा रही है और ये दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। लेकिन 23 मार्च का दिन क्यों चुना गया? क्योंकि 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना के दिन को ही ये दिन चुना गया। इस बार की थीम क्या रखी गई है? द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। आगे देखते हैं, हाल ही में कहां पर घोड़े यात्रा महोत्सव मनाया गया? तो ये दोस्तों नेपाल का बहुत ही प्रमुख महोत्सव है घोड़े यात्रा महोत्सव, और नेपाल में ये प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है बड़े ही धूमधाम से। नेपाल के ललितपुर में अभी हाल ही में ये आयोजित किया गया।
घोड़े यात्रा उत्सव ये मल्ला शासन के द्वारा ये शुरू किया गया था। 13वीं से 18वीं शताब्दी तक मल्ला शासन रहा था नेपाल में और उसके द्वारा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। और यहाँ पर ये विश्वास के आधार पर मनाया जाता है कि प्राचीन काल में गुरु मापा नाम का एक राक्षस रहता था और उस पर विजय पाया गया था और उस विजय के अवसर पर ये लोग ये दिवस मनाते हैं। जैसे रावण की विजय के बाद राम भगवान दीपावली अयोध्या लौटे थे तो दीपावली मनाया गया, ठीक है, दीपोत्सव हुआ। ऐसे ही यहाँ पर भी टुंडी नाम का एक राक्षस था गुरुमापा नाम का और उस पर विजय के उत्सव में यहाँ पर मनाया जाता है। क्लियर। नेपाल अभी पिछले दिनों में चर्चे में आया था क्योंकि वहां का पूरा कैबिनेट हुआ है चेंज। जैसे नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पैडोल, नए उपराष्ट्रपति बने हैं राम सहाय प्रसाद यादव, नए प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कुमार दहल। इन तीनों का नाम तो आप याद ही रखेंगे। बाकी नेपाली रुपया तो यहाँ की करेंसी है, काठमांडू राजधानी है। काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है, किस महत्वपूर्ण संगठन का हेडक्वार्टर है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए। चलिए, ये तो थे आज के दिन की टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। अच्छा हाँ, एक जरूरी बात बोलनी थी, 21 मार्च की जो पीडीएफ थी वो खो गई है और वो मुझसे ही खोई है, मेरी ही गलती की वजह से। एक्चुअली में हुआ क्या कि 21 मार्च की पीपीटी भेजी नहीं गई थी व्हाट्सएप पर, जिसकी वजह से वो अपलोड नहीं हो पाई थी और यहाँ पर मैं 22 मार्च का पीपीटी बनाते समय उसी पर ओवर राइट कर दिया था और इस वजह से वो 21 मार्च का पूरा डाटा जो है वो लॉस्ट हो गया है। इस वजह से उसकी पीडीएफ नहीं अपलोड हो पाई, उसके लिए सॉरी आप सभी लोगों से। आप लोग 21 वाला जो करंट अफेयर है वो वीडियो से ही पढ़ लीजिएगा या फिर उसका नोट्स बना लीजिएगा। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। कल हम लोगों ने आपसे पूछा था कि वैभव रत्न पुरस्कार से रतन टाटा जी को कब सम्मानित किया गया, 2022 में। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य के रूप में पीटी उषा जी को अभी शामिल किया गया था। आज आपको क्या बताना है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है ये बताइए। इसके अलावा कौन सी सॉफ्टवेयर कंपनी एडोबी के सीईओ हैं, ठीक है, एडोबी कंपनी के सीईओ कौन हैं, भारतीय मूल के हैं और बाकी के जो हैं उनका भी नाम आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। एप्लीकेशन पर जाइए, क्विज वगैरह सब सॉल्व कीजिए, वहां पर हमारे क्वालिटी कोर्सेज भी मिलेंगे, ई बुक्स भी मिलेगी, सबका आप फायदा उठाइए। कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।